स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के पार्ट 2 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विश्व व्यापार संगठन को समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग WTO की पृष्ठभूमि और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। WTO और इसकी जो पूर्वगामी संस्था है GATT, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको जानेंगे। WTO के उद्देश्य देखेंगे, उसकी संरचना और कार्य प्रणाली को समझेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन से अग्रीमेंट है उसको जानेंगे और उसके साथ साथ इसका मूल्यांकन और इसके अंतर्गत जो सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उनको देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रकार की जितनी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो अभी कार्यरत है, उनकी जो शुरुआत है वो सभी देशों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सब संस्थाओं को हम लोग अस्तित्व में आते देखते हैं कि जो विश्व है एक संगठित होता है और एक मुक्त व्यापार या फिर एक आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए इन संस्थाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो इन सब संस्थाओं में से एक है विश्व व्यापार संघ। इसकी पृष्ठभूमि भी हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखते हैं, जहाँ पे जो है आर्थिक वृद्धि, विकास और मुक्त व्यापार की जो अवधारणा है इसको लेकर सम्मेलन होते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में जो है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और सहयोग की दिशा में सबसे पहले जो है अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, जहाँ पे जो है आर्थिक व्यापार और सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती है। जैसे IMF बनाया गया, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक बनाया गया, लेकिन जो मुक्त व्यापार संघ है उसको भी बनाने का बात चलता है। लेकिन यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक तो बन जाता है, लेकिन इसमें जो मुक्त व्यापार संघ है वहाँ पे USA और USSR की जो इन दोनों के बीच मतभेद हो जाती है, इन दोनों के बीच जो है भावना आ जाती है, जिसके कारण जो है इस समय हम लोग ITO का जो है गठन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मुक्त व्यापार की तो आवश्यकता पड़ती है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 23 जो पश्चिमी देश है यहाँ पे फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जिनेवा में एकत्रित होते हैं और यहाँ पे जो है गेट ट्रीटी पे हस्ताक्षर करते हैं करीब 1 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इस समय ये जो गेट समझौता है वो जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है, और इस गेट संस्था को ही WTO का पूर्वगामी कहा जाता है, इससे पहले की संस्था। ठीक है, यही जो है आगे चलकर WTO को बनाने का आधार बनता है। ठीक है, अब जब गेट का निर्माण हो जाता है तो इस समय जो है वार्ताओं का दौर चलता है। वार्ताओं का दौर मतलब यहाँ पे अलग अलग वार्ताएं आयोजित की जाती है, मतलब विश्व व्यापार को लेकर बात करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी एक कानूनी समझौता होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हम लोग मुख्य वार्ताओं को देखते हैं, जिसमें से पहला वार्ता होता है जिनेवा वार्ता, जो कि 1947 में होता है, और जो 8वां वार्ता होता है, 8वें साल का वार्ता, वो आयोजित होता है 1986 में, उरुग्वे वार्ता जिसको कहा जाता है। यहाँ पे जो है ये आयोजित हुआ था मराकेश में। तो यहाँ पे फ्री ट्रेड को बढ़ाने के लिए जुड़ा समझौता होता है और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित होता है जिसको डंकल प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, इन समझौतों को ही जो है गेट से जोड़कर एक नई संगठन या फिर नया संस्था जो है अस्तित्व में आती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संघ कहा जाता है। तो इस आधार पर 1 जनवरी 1995 को हम लोग विश्व व्यापार संघ की स्थापना को देखते हैं। अब गेट और WTO में बेसिक अंतर क्या होता है? इनका जो है मुख्यतः वैचारिक दृष्टिकोण से इनका अंतर हम लोग देखते हैं कि गेट जो है एक संकुचित विचारधारा हो जाती है और WTO जो है एक व्यापक विचारधारा हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो गेट है एक अनौपचारिक समझौता था, इसमें केवल हम लोग वस्तुओं के व्यापार से जुड़े बात करते हैं, लेकिन WTO में जो है वस्तुओं के व्यापार से जुड़े बात करते हैं, हम लोग IPR से जुड़े बात करते हैं और व्यापार को बचाने के लिए जो आवश्यक एक्शन लेना है उसके भी बारे में बात करते हैं। ठीक है, गेट जो है केवल विकसित और पूंजीवादी देश तक के सीमित था, उनके बीच का समझौता था, लेकिन WTO में जो है सभी को साथ लेकर चलने की, विकसित हो, विकासशील हो, अविकसित हो, इन सभी विचारधारा के देशों को साथ लेकर चलने की बात होती है। ठीक है, गेट में जो है इसमें विवाद निपटारे की व्यवस्था नहीं होती और इसमें जो नियम है ये बाध्यकारी नहीं होते और कठोर नहीं होते। लेकिन WTO है ये जो है विभिन्न अगर देशों के बीच किसी व्यापार को लेकर विवाद हो जाता है तो उसके निपटारे की व्यवस्था करता है और एक जो है ये
बाध्यकारी नियम है। ठीक है, गेट का जो कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं होता, इसमें जो निर्णय है वो लोकतांत्रिक नहीं होता, लेकिन WTO का विचार ही ऐसा है कि इसे सर्वसम्मति का विचार है। इसके कारण यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था और इसके एक लोकतांत्रिक ढांचा हम लोग देखते हैं। ये जो है गेट और WTO में मेन डिफरेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि WTO का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो इसका मेन उद्देश्य यही हो जाएगा कि मुक्त व बाधा रहित व्यापार इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। इसके साथ साथ व्यापारिक विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना और विश्व व्यापार के लाभों का जो है समान वितरण, जो विकसित देश हैं उनको भी, जो विकासशील देश हैं उनको भी, और अविकसित देश हैं उनको भी किस प्रकार व्यापार के फायदे दिलाए जा सके, इस पे फोकस करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आर्थिक सहयोग के साथ सामाजिक सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखाता है और विश्व व्यापार के लिए एक जो है वैश्विक ढांचा और एक वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करता है, जिससे कि सभी देशों के बीच जो है सामंजस्य जो है बना रह सके और उसको बढ़ाकर व्यापार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है इसकी संरचना, हम लोग देख लेते हैं। इसकी संरचना, इसकी स्थापना तो सबसे पहले 1 जनवरी 1995 को हुई और इसके सदस्य देश है 164 सदस्य देश है और लाइबेरिया और जो अफगानिस्तान है वो लास्ट में जो रिसेंटली एडेड कंट्रीज है। ठीक है, ये एक वैधानिक और स्थायी संस्था है जिसको देशों की संसद जो है अनुमोदन प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, अब इसकी हम लोग निकाय की जो संरचना, कार्य करने की जो संरचना है, उसको 3 निकाय इसमें जो है प्रमुख देखते हैं। एक तो सामान्य निकाय या फिर परिषद हो गया, एक जनरल काउंसिल की तरह कार्य करती है, जो है सर्वोच्च नीति निर्माण इसकी संस्था होती है। ठीक है, इसमें ये जो है सम्मेलनों का आयोजन करती है प्रति 2 वर्ष में। देशों के ट्रेड और कॉमर्स की जो है उसको समीक्षा करती नहीं, समीक्षा तो जो व्यापार नीति समीक्षा है वो करती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है इसमें विवाद निपटारा बोर्ड। ठीक है, तीसरा होता है व्यापार नीति समीक्षा समूह और चौथा इसमें देखते हैं हम लोग वस्तुएं एवं सेवाओं में जो व्यापार है उस पर परिषद। DSP जो है विवाद निपटारा बोर्ड, इस समझौते के आधार पर जो है व्यापारिक विवादों का निपटारा करती है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है। और इस दौर पे जब व्यापार युद्ध होने लगा है देशों के बीच, उस दौर में इसका जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, व्यापार नीति समीक्षा समूह यह समीक्षा करती है कि विभिन्न देशों के बीच जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए, मुक्त व्यापार के अनुरूप जो है बढ़ाने के लिए सुझाव देता है देशों को। ठीक है, और इन संस्थाओं के अलावा इसके अंतर्गत जो तकनीकी समितियां हैं वो भी कार्य है जो कि समझौतों की जो है समीक्षा करती है। ठीक है, ये मुख्यतः जो है GSTC ये काम करती है जो कि समझौतों की समीक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। कार्यप्रणाली के अंतर्गत जो है WTO में विभिन्न उद्देश्यों को जो है अमल में लाने के लिए इसमें कुछ समझौते किए गए हैं। इन समझौतों में तो वैसे तो 28 समझौते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख समझौते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड एग्रीमेंट। ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 बाधाओं को हम लोग देखते हैं। पहला तो दृश्य बाधाएं हो जाती है, दूसरा अदृश्य बाधाएं। दृश्य बाधाएं में आ जाती है कौन सी? जिसका फिजिकल मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोटा हो गया, प्रतिबंध हो गया, किसी देशों को प्रतिबंध लगाना, या फिर टैक्स सिस्टम होगा ये। और अदृश्य जो है उन जिनका इनडायरेक्ट जो है प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्ष तरीके से, जो कि व्यापार को बाधित करती है, जैसे कि सुरक्षा को लेकर हो गया, स्वास्थ्य को लेकर हो गया, सामाजिक कारणों के कारण हो गया, पर्यावरणों के कारण कई सारी चीजें, कई सारे व्यापार जो है नहीं हो पाते। तो दृश्य बाधाओं को तो जो टैकल अच्छे से करती है WTO, लेकिन अदृश्य बाधाओं को भी दूर करने का जो है बातचीत अभी इसमें चल रहा है। ठीक है, विकसित देश दृश्य बाधाओं के द्वारा विकासशील देशों के बाजार को खोल चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या एक आती है यहाँ पे, यही आगे जाकर जो है विवाद बढ़ता है। लेकिन अदृश्य बाधाओं के माध्यम से विकसित देश जो है अपने बाजारों को संरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ही चलती है कि जो विकसित देश है, देशों का जो है डोमिनेंस इसमें अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अगला इसमें हम लोग देखते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ सर्विसेज।
तो इसमें जो है सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम जो है मानव संसाधन के ज्ञान, कौशल और श्रम का व्यापार देखते हैं। ठीक है, इसको मुख्य रूप से जो है 4 श्रेणी में बांटा गया है, मोड 1, मोड 2, मोड 3 और मोड 4। जैसे मोड 1 में आता है मूल स्थान से बाहर जो सेवा दी जाती है वो। मोड 2 में आ जाता है जैसे जो टूरिज्म सर्विसेज हैं वे सारी चीज़ें आ जाती है। मोड 3 में आ जाती है एमएनसीज जो, और मोड 4 में आ जाता है जो वे संस्थाएं या फिर कंपनियां जो बाहर जाके सेवा देती है। ठीक है, तो भारत जो है मोड 1 और मोड 4 के आधार पर व्यापार में जो है अग्रणी है, लेकिन इसकी अग्रणीयता को विकसित देश है जो है समय समय पर चुनौती देते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अमेरिका में देखा कि जैसे व्यापार को रोकने के लिए वीज़ा नियमों को कठिन बना देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कई सारी चुनौतियां देखते हैं हम लोग। ठीक, तीसरा हम लोग देखते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेजर्स। ठीक है, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार की जो है इसकी सुरक्षा की बात की जाती है। ठीक है, आईपीआर से तात्पर्य ये होता है, आईपीआर को समझ लेते हैं कि उस संपत्ति से जिसे किसी व्यक्ति ने अपने ज्ञान या कौशल या श्रम से सृजित किया है उसको ताकि कोई कॉपी ना कर सके, उसके जाने बिना कोई उसको कॉपी करके उसके अधिकार का हनन ना हो। ये आता है किसके अंतर्गत? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मतलब नियम बनाने के लिए कुछ प्रावधान है, जैसे कि कॉपीराइट देना, पेटेंट देना, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर देना, ट्रेड मिस्ट्री देना, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देना और ट्रेडिशनल नॉलेज प्रदान करना। ठीक है, कॉपीराइट के अंतर्गत जो है विचारों को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जो है 20 साल का कॉपीराइट दिया जाता है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का हो गया, किसी बुक का हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पेटेंट के अंतर्गत हम लोग जो है वस्तुओं को सुरक्षित करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके, जैसे कि प्रोसेस पेटेंट होता है और प्रोडक्ट पेटेंट होता है। ठीक है, इसमें प्रोसेस पेटेंट में हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तुओं को दूसरे तरीके से अगर हमने किसी को प्रोसेस पेटेंट दिया तो वो व्यक्ति जो है हमारे वस्तुओं को किसी दूसरे तरीके से जो है मैन्युफैक्चर कर सकता है। और प्रोडक्ट पेटेंट में जो है हम लोगों ने इसके अंतर्गत जो है 20 साल तक कोई दूसरा उस उत्पाद को नहीं बना सकता, ये उस कंपनी के पास जो है अधिकार सुरक्षित रहता है। तीसरा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है व्यापार के मूल्यों को संरक्षित करता है। इसके अंतर्गत व्यापार का एक जो है ट्रेडमार्क को दिया जाता है, साइन दिया जाता है लोगों को। ठीक है, ये जो है 15 साल तक के लगभग दिया जाता है। जियोग्राफिक इंडिकेटर के अंतर्गत जो है ये स्थानीय जो है मूल्यों को सुरक्षित करता है, भौगोलिक पहचान को संरक्षित करता है। यदि कोई वस्तु जो है एक विशेष क्षेत्र से बिलोंग करती है तो उसको उस विशेष क्षेत्र के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कि कड़कनाथ मुर्गा हो गया, कड़कनाथ चिकन हो गया मध्य प्रदेश का, जिसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लेके विवाद भी था। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज के अंतर्गत जो है परंपरागत ज्ञान की सृजन की जो है रक्षा की जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, ट्रेड मिस्ट्री के अंतर्गत जो है व्यापारिक प्रक्रिया व फिर इसकी गतिविधि की रक्षा की जाती है। ठीक, इंडस्ट्रियल डिजाइन में जो है जब किसी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बड़े स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए लागू किया जाता है तो इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। जैसे कि इसमें फूड चेन आ जाते हैं कई सारे, जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आईपीआर के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के मध्य विवाद जो है रहता है किस चीज को लेकर? पायरेसी को लेकर। ठीक है, विकासशील देशों में विकसित देशों के उत्पादों की जो है सस्ती नकल करके उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो विकासशील देशों का आरोप ये रहता है कि विकसित देश उनके जीआई जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर है और परंपरागत ज्ञान है इनको छीनने का काम करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं इन चीजों को लेकर। ठीक है, अगला इसमें है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये समझौता जुड़ा है कृषि उत्पाद व्यापार और उसकी गतिविधि से। ठीक है, इसका लाभ तो मूल रूप से विकासशील देशों को मिलना चाहिए था, लेकिन इनके जो मार्केट पे है वो विकसित देशों ने कब्जा कर लिया है। ये जो है WTO के मंच पे सबसे बड़ा ये विवाद है। कैसे कब्जा कर लिया है? जैसे कि HYS बीज आता है, हाई यील्ड सीड जो आता है, ये सीड केवल एक बार यूज कर सकते हैं हम। तो ये सारी जो सीड है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के किसानों को सप्लाई किया जाता है, ताकि जो है
इससे उनको फायदा तो होता है, लेकिन बीज के लिए जो विकासशील या फिर अविकसित देशों के किसान हैं वो किस पे निर्भर हो जाते हैं, विकसित देशों पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो है विकसित देशों द्वारा बाजार को जो है कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग इसके 3 हिस्से देखते हैं। पहला इसमें हो गया सभी को समान रूप से बाजार की पहुंच देना। दूसरा इसमें आता है घरेलू सब्सिडी प्रदान करना। इसके अंतर्गत कुछ सब्सिडियों को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जैसे कि रेड बॉक्स, इसके अंतर्गत जो है किसी उत्पाद पर जो सब्सिडी देना है सब्सिडी मना रहता है। ग्रीन बॉक्स, इसके अंतर्गत जो है पर्यावरणीय लाभ पर सब्सिडी प्रदान किया जाता है। ब्लू बॉक्स, इसके अंतर्गत आता है न्यूनतम आजीविका के सिद्धांत पर सीमित जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो। अंबर बॉक्स आता है विकसित देश का जो है देश लागत का जो है 5% और विकासशील जो देश जो है लागत का 10% जो है सब्सिडी दे सकता है। ठीक है, इन सब्सिडी के बावजूद जो है विकासशील देशों की जो बाजार की पहुंच है वो विस्तृत नहीं हो पा रही है, उनकी पहुंच जो है बढ़ नहीं पा रही है, और विकसित देश ही जो है इस संधि का लाभ उठा रहे हैं और इसमें जो है एक अधिकार जमाए हुए हैं। ठीक है, अगला इसी में हम लोग देखते हैं फिर निर्यात सब्सिडी। निर्यात सब्सिडी में जो है इसमें डंपिंग की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें समझेंगे कि डंपिंग और एंटी डंपिंग क्या होता है। ठीक है, तो डंपिंग निर्यात सब्सिडी से जो डंपिंग समस्या आती है उसके अंतर्गत डंपिंग के अंतर्गत जो है कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र में वस्तुओं को उनके उत्पादन लागत से भी कम पर बेचता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जैसे छड़ जो है यहाँ पे 54 रुपीज़ जो है किलो सपोज यहाँ पे बिक रहा है छड़ जो है। ठीक है, लेकिन चाइना का अगर कोई कंपनी यहाँ पे आके उसको 45 रुपीज़ में बेचता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका वस्तु यहाँ पे सस्ता हो जाता है और भारत से का बना जो वस्तु है वो 54 रुपीज़ वो महंगा हो जाता है। तो लोग एकाएक जो है वहीं के वस्तुओं को खरीदना चालू कर देते हैं। इससे यहाँ की कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, चूँकि कंपनी जो है लंबे समय तक नुकसान झेल नहीं सकती, इस कारण बंद हो जाती है और उसके बाद फिर चाइना की जो कंपनी है वो वस्तुओं के मूल्य को फिर से बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसी समस्या को काउंटर करने के लिए जो है हम एंटी डंपिंग टैक्स या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अगर वो 45 रुपये है तो उसमें टैक्स लगा के उसको 54 रुपये के बराबर ला देते हैं, ताकि जो है मार्केट में कंपटीशन बराबर हो। इसको कहा जाता है एंटी डंपिंग टैक्स या काउंटर वेटिंग ड्यूटी। ठीक है, ये अधिकार देता है WTO ये अधिकार देता है देशों को। ठीक है, अब अगला देखते हैं मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। ये एक जो है बहुरेशा समझौता है। ये किससे जुड़ा है, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कपड़ों के व्यापार से जुड़ा है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के बाद ये एक दूसरा समझौता है जो विकासशील देशों को लाभ दे सकता है। ठीक है, अगला इसमें हम लोग देखते हैं कि WTO के अंतर्गत जो है आयोजित सम्मेलन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें तो वैसे काफ़ी सारे सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, लेकिन हम लोग जो मुख्य हैं उनको देखेंगे। तो इसमें पहला सम्मेलन देख लेते हैं 1996 में जो हुआ था सिंगापुर सम्मेलन। इसमें जो है 4 मुद्दों पर प्रमुख समझौता किया था। निवेश सुविधा पे, खुली प्रतिस्पर्धा पे, सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता को लेकर और व्यापारिक सुविधा के मुद्दे को लेकर। ठीक है, अगला इसमें है दोहा सम्मेलन 2001 जो कि चौथा सम्मेलन था। इसमें जो है कृषि बाजार की पहुंच और बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए जो है इस पर बात की गई थी। और जो है कृषि सब्सिडी बॉक्स जो अभी हम लोग देखे वो इसी के अंतर्गत से सम्मेलन के अंतर्गत आया विचार जो है इसमें आया था, और उत्पाद पेटेंट जैसे विचार जो है इसमें लाए गए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इंडोनेशिया सम्मेलन जो कि बाली में हुआ था 2013 में, 9वां सम्मेलन था। इसमें दोहा विकास एजेंडा को आगे लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यापारिक अवरोध जो है अदृश्य या फिर अदृश्य बाधा उसको कम करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो है ट्रेड का जो है सिंप्लीफिकेशन करने की बात करने के लिए काफ़ी सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसको कहा जाता है बाली पैकेज। तो बाली पैकेज किससे संबंधित है, व्यापारिक अवरोध को कम करने या फिर व्यापार सरलीकरण करने से। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं अभी का हाल ही में हुआ 2017 में अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स सम्मेलन, ये 11वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कुछ निष्कर्ष निकले जिसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंट था इस कारण इसको
पूछ सकता है या फिर इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें मत्स्य सब्सिडी को लेकर जो है सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस सब्सिडी को देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। ठीक है, इस जो सम्मेलन में है इसको एक असफल सम्मेलन हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे रखे जिसमें देशों के बीच जो है सहमति नहीं बन पाई। जैसे कि एग्रो सब्सिडी को लेकर अमेरिका का जो रुख था वो कठोर था, और भारत जो है ई कॉमर्स कार्यक्रम को लेकर जो है विदेशी निवेश को लेकर जो है भारत का रुख इसमें कठोर था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है विश्व खाद्य भंडार के मुद्दे पर भी जो है कई देशों की जो है सहमति नहीं बन पाई। इस जो है सम्मेलन से हम लोग ये सोचना पड़ता है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कहीं सभी का सामंजस्य नहीं बैठे, कोई एक निष्कर्ष ना लिख ले, तो WTO का भविष्य क्या होगा इस पर एक सोचनीय विषय बन जाता है। ठीक है, और 2020 में इसका जो बैठक है वो कजाकिस्तान में प्रस्तावित है। ठीक, अब हम लोग इसका WTO का मूल्यांकन देख लेते हैं। एक तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी कुछ हुए हैं इसमें, और इसके जो है कुछ समस्याएं भी आई हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में ये हुआ है कि विश्व व्यापार का उदारीकरण हुआ है, इसमें विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है, इनोवेशन हुआ है, विवाद निपटारे के लिए हमको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल गया है, विकसित देशों के लिए नए बाजार के अवसर खुले हैं इसमें, और विकासशील देशों के पास भी एक नया अवसर है ताकि विकसित देश की जो है पूंजी और तकनीक विकासशील देशों में ट्रांसफर हो सके। इसके साथ साथ जो है मानव संसाधन, श्रम, कौशल, बौद्धिक संपदा अधिकार, इन सब का आदान प्रदान होने से व्यापार में जो है वृद्धि हुई है। अब इसमें समस्याएं क्या आती है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कि लाभों का जो है इसमें समान वितरण नहीं हो पाया है। विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है कई सारी बातों को लेकर जो है विवाद इसमें बना रहता है। इस कारण इसको जो है एक नव उपनिवेशवाद कहा जाता है, जिसको हम लोग LPG में भी हम लोग इसको देखते हैं कि विकासशील जो विकसित देश है जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है विकासशील देशों पे जो है दबाव बनाते हैं ताकि जो है उनका बाजार जो है विकसित देशों के लिए खुल जाए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि लघु कुटीर उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो स्थानीय उद्योग हैं उनके जो है उद्यम उनसे छीन गया, उनका व्यापार या फिर उनका मार्केट उनसे छीन गया ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है, इसके साथ साथ कृषि के बाजार पर विकासशील देशों के कब्जे से जो है कृषि संकट उभरा है, जो कि सीड को लेकर है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है WTO के जो है पुनर्जन्म या फिर नवीनीकरण की आवश्यकता का मांग उठ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि UNO के पुनर्जन्म की बात उठ रही है, वैसी जो है इन संस्थाओं पर जो है रेगुलेशन नहीं होने का कारण इनका एक नवीनीकरण करने की मांग उठ रही है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।